तुम जानते हो मेरी दूसरे मुल्क में सेटल होना कितना मुश्किल होता है, ख़ास तौर से एक ऐसी औरत के लिए जिसके साथ एक जवान और हसीन लड़की भी हो। लेकिन मेरी माँ बड़ी बाहिम्मत औरत थी। कराची में आबाद बाज़ ईरानियों ने भी हमारी बड़ी मदद की और ईरान से लाई हुई दौलत भी हमारी बहुत काम आई। सुकून से बैठने का मौका मिला तो मैंने कॉलेज में दाखिला ले लिया और जब ग्रेजुएशन किया तो मेरी माँ का इंतकाल हो गया और मैं अकेली रह गई। अत्तार से हमारा राब्ता नहीं टूटा था। वो लोग भी बंदर अब्बास में सेटल हो गए और हमारे दरमियान ख़तो किताबत जारी रही। मेरी वालदा के इंतकाल की खबर पाकर वो ताज़ियत के लिए कराची आया था। इसके साथ इसकी बेटी भी थी। जब हम बंदर अब्बास से रुखसत हुए थे तो हरीरी 5-6 साल की थी। जब कराची में देखा तो वो बहुत बड़ी हो चुकी थी। हरीरी, मैंने हैरत से इसकी तरफ देखा। हाँ, ये हमारे मोहसिन की बेटी है, ताबिंदा ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर बात जारी रखते हुए बोली, मैंने हमें कर लिया। मैं अकेली थी, मेरे पास रुपए पैसे की भी कमी नहीं थी। यहाँ बेशुमार ईरानी आबाद थे। बहुत से नौजवान मुझसे शादी के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन मैं हर एक को इनकार करती रही और फिर मैं इन लोगों से दूर हटती रही। इस दौरान मेरी मुलाकात अदनान से हो गई। वो लखनऊ का रहने वाला था। इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस था। हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया और शादी कर ली। हम सिर्फ 3 साल तक एक दूसरे के साथ रह सके। वो यूरोप के एक हवाई हादसे में जाम बहक हो गया। अदनान के इंतकाल के 3 महीने बाद एक बार फिर हरीरी से मुलाकात हुई। वो जवान होकर और ज़्यादा हसीन हो गई थी और फिर बंदर अब्बास और कराची के दरमियान इसकी आमदरफ्त जारी रही। वो जब आती मुझसे ज़रूर मिलती। इसने अपने किसी और जानने वाले को मेरे बारे में कभी नहीं बताया था। 3 महीने पहले मैं हरीरी को रंगा के साथ देखकर हैरान रह गई। कहाँ हरीरी और कहाँ रंगा, तुम खुद देख सकते हो कि इनमें क्या फ़र्क है। हरीरी रंगा से चोरी छुपे कभी कभार मुझसे मिल लेती थी। इसने रंगा को मेरे बारे में कभी कुछ नहीं बताया था। हरीरी ने एक मर्तबा कहा था कि वो किसी मसलहत के तहत रंगा के साथ रह रही है। फिर कल रात इसने फ़ोन करके मुझे तुम्हारे बारे में बताया और अब वो खुद भी रंगा को छोड़कर यहाँ आ गई है। अच्छा हुआ वो शेदे मुझे एक आंख नहीं बहाता था। रंगा के बारे में कुछ दिलचस्प इंकशाफ हो रहे थे। तुम इसके बारे में क्या जानती हो, मैंने पूछा। मैं इस शोहदे के बारे में ज़्यादा नहीं जानती, हरीरी ही तुम्हें बताएगी। लो वो भी आ गई, ताबिंदा ने कहते हुए बरामदे की तरफ देखा। मेरी पुश्त बरामदे की तरफ थी। मैंने मुड़कर देखा, हरीरी बरामदे से उतरकर इस तरफ आ रही थी। मैं इसकी तरफ देखता रहा। वो चल नहीं रही थी, हवा में तैर रही थी। बड़ी सुबह खराम थी। करीब आकर इसने मुस्कुराती हुई निगाहों से हम दोनों की तरफ देखा। हेलो एवरीबॉडी। इसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। लॉन में बरकी कुमकुमें जल रहे थे। इनकी रोशनी में हरीरी का हुस्न और भी निखराया था, या मुझे लग रहा था। इसके बाल बिखरे हुए और आंखों में बेपनाह खुमार था। वो बेतकल्फी से मेरे साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। तुम लोग बैठो, मैं किचन में जा रही हूँ। ताबिंदा अपनी कुर्सी से उठते हुए बोली, सालन तो दोपहर ही को तैयार कर लिया था, सिर्फ रोटियाँ पकानी है। मुझे तो भूख नहीं है इस वक्त, अगर मुझे चाय बना दो तो बड़ी मेहरबानी होगी, हरीरी ने कहा। भूख तो मुझे भी नहीं है, सैंडविच खाकर ही पेट भर गया था, मैंने भी ताबिंदा की तरफ देखते हुए कहा। इसका मतलब है कि खाना कोई नहीं खाएगा, तो फिर मैं चाय बना कर ले आती हूँ, ताबिंदा ने कहा। तुमने बड़े गलत वक्त पर अपनी मुलाजमा को छुट्टी दे दी। घर का सारा काम तुम्हें खुद ही करना पड़ रहा है, हरीरी ने कहा। मुलाजमा के होते हुए भी मैं बहुत से काम खुद करती हूँ, ताबिंदा कहते हुए बरामदे की तरफ चली गई। क्या बातें हो रही थी। ताबिंदा के जाने के बाद हरीरी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, अपने बारे में बता रही थी, मैंने जवाब दिया। 15-16 साल पहले ईरान से फरार होते वक्त तुम्हारी पापा ने पनाह दी थी और फिर वहाँ से फरार होने में भी मदद दी थी। वो बहुत एहसानमंद है तुम्हारे पापा की और तुम्हें भी बहुत चाहती है। हाँ, बड़ी अच्छी औरत है, हरीरी ने मुस्कुराते हुए कहा। इस वक्त रात के 9:30 बज रहे थे। मौसम भी बड़ा खुशगवार था। हरीरी गुलाब के पौधों की तरफ देखते हुए बता रही थी कि इनमें से बहुत से पौधे इसने ताबिंदा को ईरान से ला कर दिए थे। ताबिंदा को गुलाब से इश्क है। इन पौधों की देखभाल वो खुद करती है। ताबिंदा चाय बना कर ले आई। चाय के दौरान पौधों ही के बारे में बातें होती रहीं और फिर मौज़ूआत बदलते रहे। गली में गाड़ियों और लोगों की आमदरफ्त की आवाज़ें सुनाई देती रहीं और फिर बतदरीज खामोशी छाती चली गई और फिर चौकीदार की सीटी की आवाज़ सुनाई दी तो ताबिंदा उठ गई। मैं तो सोने जा रही हूँ, बेहतर होगा कि तुम लोग भी अंदर चले जाओ, 12 बज चुके हैं। ये चौकीदार ठीक 12 बजे आता है। इसने मेज़ पर से चाय के खाली कप उठाते हुए कहा। हम भी इसी के साथ ही अंदर आ गए। ताबिंदा तो किचन में चली गई और हरीरी भी अभी आई कहते हुए ऊपर चली गई और मैं भी इस कमरे में आ गया जहाँ दोपहर को सोया था। हरीरी का दिया हुआ बैग मैंने इसी कमरे में ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया था, जो अभी तक वहीं पड़ा था। 15 मिनट बाद ताबिंदा ने दरवाज़ा वगैरह बंद कर दिया और फिर मेरे कमरे में झांकते हुए बोली, मैं सोने जा रही हूँ, तुम चाहो तो यहीं सो जाना और दिल चाहे तो ऊपर चले जाना, वहाँ भी एक कमरा खाली है। वो अपने बेडरूम में चली गई।
इसके थोड़ी देर बाद हरीरी की आवाज़ सुनाई दी। वो मुझे ऊपर बुला रही थी। मैं जब कमरे से निकला तो वो ऊपर वाली बालकोनी से पीछे हट गई। मुझे सिर्फ इसकी पुश्त दिखाई दी थी। मैं ऊपर आ गया। इस वक्त हरीरी अपने कमरे में जा चुकी थी और जब कमरे में दाखिल हुआ तो ठठक कर दरवाजे में रुक गया। हरीरी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। इसकी पुश्त मेरी तरफ थी, लेकिन आईने में इसके सामने के रुख का अक्स दिखाई दे रहा था। मुझे सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। जब मैंने पहली बार इसे रंगा के दफ्तर वाले कमरे में देखा था जहाँ वो कहवा लेकर आई थी, तो इसने कदीम तर्ज का ईरानी लिबास पहन रखा था और इसके 1 घंटे बाद जब किसी पुलिस ऑफिसर की आमद पर रंगा ने मुझे फ्लैट के दूसरे हिस्से में भेज दिया तो हरीरी ने शब ख्वाबी का यही लिबास पहन रखा था, लेकिन इस वक्त इस लिबास के नीचे इसने कुछ और भी पहना हुआ था। सफ़ेद लिबास में इसका पूरा बदन कुंदन की तरह दमकता हुआ नजर आ रहा था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और कनपटियां सुलगने लगी। आ जाओ, रुक क्यों गए? इसकी जलतरंग जैसी आवाज़ मेरी समाज से टकराई। वो अब भी ड्रेसिंग टेबल के आईने के सामने इसी तरह खड़ी थी। मैं आगे बढ़कर कुर्सी पर ढेर हो गया। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने स्टूल पर बैठ गई और घूम कर रुख मेरी तरफ कर लिया। इसे इस तरह अपने सामने बैठे देखकर मेरे दिमाग की नसों में तनाव पैदा होने लगा। क्या बात है, कुछ बेचैनी महसूस कर रहे हो? हरीरी ने कहा। इसके होंठों पर बड़ी क़यामत खेज मुस्कुराहट उभर आई। वो दरअसल मैं सोच रहा था कि ज़ेवरात का थैला तुम्हारे पास कैसे पहुंचा था और रंगा और टैडी में झगड़ा किस बात पर हुआ था। रंगा अचानक खूब क्यों चला गया? तुम तो रंगा के साथ रह रही थी, तुम इससे मुतनफ़र क्यों हो गई? मैंने पहलू बदलते हुए बैक वक्त कई सवालात कर डाले, लेकिन मेरे जहन में अब भी सैकड़ों सवालात कुल बुला रहे थे। रंगा बहुत ही घटिया आदमी है, हरीरी ने कहा। हो सकता है इसने तुम्हें कोई ऐसी कहानी सुनाई हो जिससे तुम्हें इससे हमदर्दी पैदा हो गई हो, लेकिन हकीकत यह है कि वो सिर्फ 3rd क्लास गुंडा है। इसमें वो सारी सिफात मौजूद हैं जो एक सड़क छाप गुंडे में होती हैं। इसने चंद आदमी अपने गिर जमा कर लिए हैं जिनकी ताकत के बलबूते पर वो अपने इलाके के ठेले और बुथारी वालों से भत्ता वसूल करता है। वो किसी असूल पर कारबंद नहीं, वो सिर्फ एक बात जानता है, जहाँ से पैसा मिले करो। टैडी और हुजूरी इसके बचपन के दोस्त हैं। उन्होंने रंगा का बहुत साथ दिया, लेकिन टैडी को इसकी बाज़ बातों से हमेशा इख्तलाफ रहा। टैडी असूल परस्त है। वो समझता है कि बदमाशी और गुंडागर्दी के भी कुछ असूल होते हैं और रंगा को भी हमेशा यही बात समझाने की कोशिश करता है और इस इख्तलाफ पर इनमें बाज़ औक़ात छोटे छोटे झगड़े भी होते हैं। और 2 दिन पहले तुम्हारी ज़ेवरात और 10 किलो हीरोइन की वजह से इनमें पैदा होने वाला इख्तलाफ ग्रोह में फूट और खूनी तसादम की सूरत इख्तियार कर गया। रंगा ये दोनों चीज़ें हज़म कर लेना चाहता था, यानी हीरोइन भी और तुम्हारे ज़ेवरात भी। टैडी आड़े में आ गया। रंगा का ख्याल था कि तुम्हें ठेंगा दिखा दिया जाए और अगर तुम अकड़ दिखाओ तो तुम्हारा काम तमाम कर दिया जाए, मगर टैडी इसका सख्त मुखालिफ था। इसका कहना था कि नाजी की सूरत में एक अच्छा दोस्त मिला है, इसके साथ धोखा नहीं करना चाहिए, मगर रंगा नहीं माना और तहरीमी की एक और मुखालिफ पार्टी से हीरोइन की सौदेबाजी शुरू कर दी। सौदेबाजी मैंने इसे टोक दिया, लेकिन इसे तो हीरोइन और हीरोइन फरोशों से शदीद नफरत है। इसने तो कहा था कि इसने वो हीरोइन ज़ाया कर दी है। झूठ बोलता है वो, हरीरी ने कहा। वो कम से कम 15 करोड़ का माल है, वो इसे ज़ाया करने की हमाकत नहीं कर सकता। हकीकत ये है कि इसने अपनी ज़िंदगी की इब्तदा ही हीरोइन फरोशी से की थी। पहले वो इस इलाके में घूम फिर कर पुड़ियाँ बेचा करता था, फिर रफ्ता रफ्ता कुछ ताकत इख्तियार कर गया और इसने कुछ और लड़के अपने साथ मिला लिए। वो खान नामी एक डीलर से हीरोइन ख़रीद कर लाता, इसमें मिलावट करता, पुड़िया बनाता और इसके लड़के इलाके में घूम फिर कर ये पुड़ियाँ फ़रोख्त करते। इस बिज़नेस में वो किसी तरह तहरीमी तक भी पहुँच गया। तहरीमी इस मैदान का पुराना खिलाड़ी था। इसके बैनुल अक़वामी ग्रोह से ताल्लुकात थे। रंगा जैसे आदमी सिर्फ दूर से इसकी झलक देख सकते थे, इसके करीब होने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, लेकिन रंगा ने इस तक पहुँचने का एक सहारा ढूंढ लिया। रंगा ने अपनी बहन को आगे कर दिया। इसकी बहन बहुत हसीन लड़की थी, जवानी भी फटी पड़ी थी। तहरीमी इन्हीं के कबीले का आदमी था। हीरोइन के बिजनेस में आने के बाद इसकी शराफत ख़त्म हो गई थी। वो बहुत अय्याश आदमी था। शुनीद है कि इसके करीब आने वाली कोई औरत भी कभी बचकर नहीं गई। इसने रंगा की बहन फातिमा को देखा तो अपनी हवास खो बैठा। वह हर कीमत पर इसे हासिल करना चाहता था। फातिमा बेहद मासूम थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि इसका भाई क्या साजिश कर रहा है। रंगा इस मासूम लड़की को बड़ी होशियारी से इस्तेमाल कर रहा था। वो इसकी झलक दिखाकर तहरीमी से उधार माल लेता रहा। वो तहरीमी का 20 लाख का मकरूज हो गया। तहरीमी कुछ ज़्यादा बेचैन होने लगा। ना तो फातिमा इसके शिकंजे में आ रही थी और ना ही इसे अपनी रकम मिल रही थी। 20 लाख की रकम इसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। वो इससे दुगनी रकम भी दे सकता था, लेकिन इसके वर्ज कुछ चाहता भी था। रंगा भी अब सूरत हाल की नज़ाकत का अंदाज़ा लगा चुका था। इसने तहरीमी से निजात हासिल करने का फ़ैसला कर लिया। इत्तफाक से इस मंसूबे पर अमल करने के लिए एक रोज़ पहले फातिमा तहरीमी के हत्थे चढ़ गई। तब फातिमा पर इंकशाफ हुआ कि इसका भाई किस कदर घिनौने किरदार का मालिक था।
वो अपने आप को बचाने के लिए तहरीमी की मिन्नत समाजित करने लगी, लेकिन तहरीमी ने इसे माफ़ नहीं किया और इसे रोन डाला। फातिमा घर नहीं आई। वो बरसात के दिन थे। लियारी नदी तुग़यानी पर थी। फातिमा ने नदी में छलांग लगा दी। वो रात को घर नहीं पहुंची तो रंगा को ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। वो अक्सर अपनी खाला के यहाँ चली जाया करती थी। अगले रोज़ रंगा ने अपने मंसूबे के मुताबिक तहरीमी को ठिकाने लगाने की कोशिश की, लेकिन तहरीमी बच गया और उस रोज़ लियारी नदी के किनारे पर झाड़ियों में उलझी हुई फातिमा की लाश भी मिल गई। और तब रंगा को एहसास हुआ कि वो अपना सब कुछ हार चुका है और इस तरह रंगा और तहरीमी में दुश्मनी की बुनियाद पड़ गई। तहरीमी अपने 20 लाख से दस्तबरदार नहीं हुआ था। वो अपने कारिंदों के ज़रिए वक्तन फ़वक्तन अपना मुतालबा दोहराता रहा, लेकिन रंगा 20 लाख तो क्या 20,000 देने की पोजीशन में भी नहीं था। वो इससे बचने की कोशिश में था और इस ताक में रहा कि तहरीमी को किसी तरह ख़त्म कर दे, लेकिन वो कभी इसके करीब भी नहीं फटक सका। इस दौरान इसे चंद निडर और मुखलिस आदमी मिले थे जो तहरीमी के ख़िलाफ़ इसकी मदद कर सकते थे, लेकिन रंगा बदनीयत था। इसने हर एक के साथ धोखा किया और फिर तुम इसके पास आ गए। हरीरी ने खामोश होकर इस तरह पहलू बदला कि मुझे अपनी गर्दन में चींटियाँ रेंगती हुई महसूस होने लगी। मैंने जानबूझकर नज़रें फेर ली। वो कह रही थी, तहरीमी से टक्कर लेने के लिए तुम इसकी मदद कर सकते थे क्योंकि तुम पहले ही से इसके सामने डटे हुए थे। रंगा का मंसूबा ये था कि खुद तो पीछे रहे लेकिन तुम्हें आगे रखा जाए। इस दौरान एक दो छोटे छोटे वाक़यात भी हुए और टैडी ने तुम्हारी मदद की, लेकिन जब तुमने इसे 10 किलो हीरोइन के बारे में बताया तो वह उछल पड़ा और फिर इत्तफाक ये हुआ कि तहरीमी के आदमी नरगस को उठा कर ले गए और तुमने 10 किलो हीरोइन और अपने ज़ेवरात रंगा की तहवील में दे दिए। रंगा की नीयत बदल गई। वो ये दोनों चीज़ें हज़म करना चाहता था और इसे तुमसे भी कोई दिलचस्पी नहीं रही। तुम जब भी फ़ोन करते वो तुम्हें टाल देता। वो फ़ोन पहले मेरे पास था, फिर इसने वो फ़ोन भी वहाँ से हटा दिया। टैडी को जब पता चला तो वो हत्थे से उखड़ गया। टैडी मुझसे भी कुछ बेतकल्लुफ़ था। इसने मुझे कहा कि मैं रंगा को समझाऊं, लेकिन मैं रंगा से ऐसी कोई बात नहीं कर सकती थी। रंगा तुम्हें नरगस की तलाश के मामले में भी टाल रहा था। मुझे तुमसे हमदर्दी थी। मेरे कहने पर टैडी ने अपने एक आदमी के ज़रिए नरगस का सुराग लगाकर मुझे बताया और मैंने तुम्हें इत्तला कर दी। इस दौरान टैडी और रंगा में इख्तलाफ बढ़ गए। बात हाथापाई तक पहुँच गई। इस रात इनमें अच्छी खासी मार कुटाई हुई। ग्रोह के आदमी बट गए, कुछ टैडी के साथ और कुछ रंगा के साथ मिल गए और इनमें बाकायदा तसादुम शुरू हो गया, जिसमें रंगा के 2 आदमी मारे गए और रंगा अपनी जान बचाने के लिए रोपोश हो गया। तो क्या वो हुब नहीं गया? मैंने पूछा। हुब जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो ज़ख्मी है और शहर ही में कहीं छुपा हुआ है। बहरहाल वो एक लम्हे को खामोश हुई, फिर कहने लगी, 10 किलो हीरोइन का तो पता नहीं इसने कहाँ छुपाई थी, लेकिन ज़ेवरात वाला थैला मेरे पास रखवा दिया था। इधर इन दोनों में तसादुम जारी था। इधर मुझे तुम्हारी और नरगस की फ़िक्र थी और फिर सुबह तबिंदा ने मुझे फ़ोन पर इतला दी कि तुम रात को किस हालत में यहाँ पहुँचे थे। नरगस को बचाने की भरपूर कोशिश की गई थी, लेकिन इसकी ज़िंदगी पूरी हो चुकी थी। मेरी हिदायत पर टैडी के आदमी डेड बॉडी ले गए थे और दोपहर के वक्त मेवा शाह के कब्रिस्तान में इसकी तदफीन कर दी गई थी। नरगस के जिक्र पर मेरे दिल पर एक घोंसा सा लगा। इसने मेरी खातिर अपना सब कुछ छोड़ दिया था और जान दे दी थी और मैं इसके जनाजे को कंधा भी ना दे सका। मैं फौरी तौर पर वहाँ से निकलना चाहती थी, लेकिन चंद मजबूरियाँ आड़ी आ रही थीं और फिर मौका मिलते ही शाम 5 बजे के करीब वहाँ से निकल आई। तुम इस वक्त सो रहे थे और मैंने तुम्हें जगाना मुनासिब नहीं समझा। डेड बॉडी लेने के लिए टैडी के आदमी आए थे। क्या वो यहाँ का राज फाश नहीं कर देंगे? मैंने इसके खामोश होने पर कहा। टैडी मेरे लिए काबिल एतमाद आदमी है और वो अपने आदमियों पर भरोसा करता है जो रंगा को छोड़कर इसके साथ मिले हैं, हरीरी ने जवाब दिया। और फिर इन लोगों को ये भी मालूम नहीं कि वो डेड बॉडी की सूरत की है। तुम्हें भी फ़िलहाल इनके सामने नहीं आने दिया जाएगा। तुम्हें इस सिलसिले में परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। ये जगह हमारे लिए बिल्कुल महफूज है। इसका मतलब है कि अब तुम भी मुस्तकिल यहीं रहोगी? यह सवाल करते हुए मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। हाँ, इसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं होगा? मुझे क्या एतराज़ होने लगा, मैं हकला गया। हालांकि इसके जवाब पर मेरा दिल बिलियों उछलने लगा। अब वो मेरे सामने रहेगी। पहली मर्तबा इसे देखा था तो दिल में बेख्तियार इसके कुर्ब की ख्वाहिश मचली थी, लेकिन रंगा के एतमाद ने मुझे आगे सोचने से रोक दिया था। मगर अब सूरत हाल बदल गई थी। ना सिर्फ रंगा की असलियत सामने आ गई थी, बल्कि हरीरी भी इसे छोड़ आई थी और अब ये कुदरत का हसीन तरीन शाहकार इसकी मलकियत नहीं रहा था। मलकियत का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया था कि जराइम पेशा ग्रोहों में औरत इनके पास हो, इसे इसी की मलकियत समझा जाता है और ये मलकियत अक्सर बदलती रहती है। मेरी नज़रें गैर इरादी तौर पर दीवार पर लगी हुई घड़ी की तरफ उड़ गईं। 2:30 बज चुके थे। हरीरी स्टूल पर बैठी बार बार पहलू बदल रही थी। इसकी आंखों में सुर्खी भी तैरने लगी। शायद इसे नींद आ रही थी।
मुझे अंदेशा था कि वो मुझे जाने को न कह दे, जबकि मेरा दिल चाहता था कि मैं सारी रात इसी तरह बैठा इसे देखता रहूं, और यहाँ बैठे रहने के लिए बातों का सिलसिला जारी रहना ज़रूरी था। मैं बहुत सी बातें इससे पूछ चुका था, मुझे अपने तकरीबन तमाम ही सवालात का जवाब मिल गया था, और जाहिर है यहाँ बैठे रहने के लिए या तो मौसम या सियासत पर गुफ्तगू शुरू नहीं कर सकता था। दफतन मेरे जहन में एक और सवाल उभरा, और मैंने वो सवाल करने में ज़्यादा देर नहीं लगाई। तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि रंगा से तुम्हारी मुलाकात कैसे हुई, और इसे पसंद ना करने के बावजूद तुम कब से इसके साथ रह रही हो। रंगा से मुलाकात, इसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। मुझे यकीन था तुम ये सवाल ज़रूर करोगे, और शायद ये सारी बातें आज ही जान लेना चाहते हो। वो स्टूल से उठकर खड़ी हो गई, एक बार आईने में अपना जायज़ा लिया, और बेड की पुश्ती से टेक लगाकर बैठ गई। मेरे दिल की धड़कन एक बार फिर तेज़ होने लगी। हरीरी ने पलंग की पायने की तरफ पड़ी हुई चादर उठाकर टांगों पर फैला ली। क्या तुम समझते हो मैं बहुत शरीफ और पारसा औरत हूँ, और क्या कोई शरीफ औरत रंगा जैसे आदमी के साथ रह सकती है? हरीरी की इस बात पर मेरे दिल पर घौंसा सा लगा, दिमाग के तार हिलकर रह गए। मेरे जज्बात को शदीद ठेस पहुंची थी। मैंने जवाब देने के बजाय नज़रें झुका ली, और जब दोबारा इसकी तरफ देखा तो मेरे चेहरे पर नज़रें जमाए हुए थी। तुम्हें शायद मेरी बात बुरी लगी, वो मदम से लहजे में बोली। मैंने इस मरतबा भी कोई जवाब नहीं दिया। शायद तुम मेरे बारे में ऐसी कोई बात सोचना भी नहीं चाहते, इसने मेरे चेहरे से नज़रें हटाते हुए कहा। लेकिन मैं तुम्हें किसी फ्रेब में मुब्तला नहीं रखना चाहती। तुमने मेरे बारे में न जाने क्या क्या सोच रखा होगा, कैसे कैसे ख्यालात को अपने जहन में जगह दी हो। मैं जानती हूँ इन चंद दिनों के दरमियान तुमने मेरे बारे में बड़े हसीन सपने देखे होंगे, मेरे मुकाबले में हर चीज़ को हेज समझा होगा, मेरे तसव्वुरात बुत तराशे होंगे, और इसकी पूजा करने का ख्याल भी जहन में आया होगा। तुमने मुझे बहुत तरफा वाला समझा होगा। मैं ठीक कह रही हूँ ना? कुछ गलत तो नहीं कहा? इसकी नज़रें बदस्तूर मेरे चेहरे पर मरकूज थीं। मैं गंग सा बैठा इसकी तरफ देख रहा था। मेरी कुव्वत गोयाई जैसे सलब होकर रह गई थी। मैंने इसके बारे में जो कुछ सोचा था वो इसकी ज़ुबान पर आ गया था। इसने मेरे दिल की एक एक बात अपनी ज़ुबान से कह दी, और मैं इनकार नहीं कर सकता था। मैंने इस बात में सर हिला दिया। मैं तुम्हारे जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, वो कह रही थी, इसलिए मैं अपने बारे में फ़िलहाल ऐसी कोई बात नहीं कहूँगी जिससे तुम्हारे जज्बात मजरूह हों। बहरहाल मैं तुम्हें ये ज़रूर बता दूंगी कि रंगा से मेरी मुलाकात कैसे हुई थी, और मैं इसके साथ कब से रह रही हूँ। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी, ताबिंदा मेरे बारे में जो कुछ बता चुकी है वो गलत नहीं है। अपने आबाई कस्बे बोम से निकलने के बाद हमें बंदर अब्बास में सेटल होने में खासा वक्त लगा था। बाबा अपना सब कुछ वहीं छोड़ आए थे। बंदर अब्बास में हमने बाबा के जानने वाले जिस शख्स के यहाँ पनाह ली थी वो भी धोखेबाज निकला। इसने हमारा सब कुछ छीन लिया और हमें घर से निकाल दिया। बाबा अब मेहनत मजदूरी करते रहे, इसके साथ ही पकड़े जाने का खौफ भी था। हमारा ताल्लुक चूँकि बेहाई फ़िरके से था, इसलिए हर वक्त अनजाना सा खौफ दामनगी रहता था। मैं अगरचे इस वक्त छोटी थी, शऊरी तौर पर सूरत हाल की संगीनी का अंदाज़ा नहीं था, लेकिन लाशऊर में खौफ सा जम कर रह गया, और मेरी ज़िंदगी भी इसी खौफ से गुजर रही थी जिससे मेरे वालिदैन मुब्तला थे। फ़र्क सिर्फ इतना था कि वो खौफ की वजह जानते थे और मैं अनजान था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मुझे भी आगही होती चली गई। लाइल्मी में खौफ कम था, लेकिन आगही हासिल होने के बाद यह खौफ बतदरीज उजागर होता गया, और मैं इसी खौफ के साए में बड़ी होती गई। मेरे बाबा इन दिनों कुछ ऐसे लोगों के साथ काम कर रहे थे जिनकी सरगर्मियाँ खासी पुरस्कार थीं। वो शहर के बाहर किसी जगह खुदाई कर रहे थे, और ये खुदाई रात को चोरी छुपे होती थी। बाबा जान इन लोगों के साथ शाम को जाती और इनकी वापसी सुबह तुलुए आफ्ताब के बाद होती। एक रोज़ बाबा को जल्दी आ गए। मैं इसी वक्त सो रही थी, लेकिन बाबा और माँ की आवाज़ सुनकर मेरी आँख खुल गई। बाबा के हाथ में कुछ चीज़ थी और वो मेरी माँ को इसके बारे में कुछ बता रहे थे। मैं अपने बिस्तर से उठकर इनके करीब आई। वो दोनों खामोश हो गए। बाबा ने वो चीज़ छुपाने की कोशिश की थी, लेकिन इनके हाथ से फर्श पर गिर गई। इससे पहले कि बाबा हाथ बढ़ाते मैंने लपक कर वो चीज़ उठा ली। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।